Hello everyone, welcome to online classes of Surya World School. Myself प्रीति पारिक। हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर पे हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आज इस पे हमारा 3rd लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला फ्रॉम यूनिट सेल। यूनिट सेल से मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना। तो उस बेसिस पे हमारे 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हमारा एक और क्वेश्चन है। In a face-centered cubic arrangement of A and B atom, whose A atom are at the corner of the unit cell कि यूनिट फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें A एटम है वो यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट है एंड B एटम एट फेस सेंटर B एटम है वो फेस पे प्रेजेंट है। वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं जिसमें से एक कॉर्नर एटम से एक एटम मिसिंग है, यानी कि टोटल हमारे पास एटम होंगे 7। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इनमें से इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा कि कॉर्नर पे 8 होते हैं जिसमें से एक कॉर्नर का एटम मिसिंग है तो कॉर्नर वाले एटम होंगे 7 और बी एटम कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे फेस सेंटर पे। तो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, इन चारों में से कौन सा होगा। तो जनरली हम 8 कॉर्नर एटम रखते हैं। अगर उसमें से एक मिसिंग कर दिया जाएगा तो टोटल हमारे पास कॉर्नर क्या हो जाएंगे 7, यानी कि 7 हमारे पास एटम हो जाएंगे और हर एक कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल कितना हो जाएगा 7/8। बी वाला जो एटम था वो फेस पे प्रेजेंट था और हमारे पास एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि ए का तो पार्ट आ रहा है 7/8 और बी का पार्ट आ रहा है 3। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फार्मूला में लिखेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारे पास निकल के आएगा A7B12, यानी हमारे पास आंसर निकल के आएगा A7B12। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है संकुलन दक्षता ज्ञात करना। पूछी जाती है ये जनरली सरल घनीय में पूछी जाती है और बीसीसी में, इन दोनों में ज़्यादातर पूछी जाती है। संकुलन दक्षता की डेफिनेशन हमारी हो गई थी कि ऊपर अवयवी कणों का आयतन होता है, नीचे पूरी यूनिट सेल का आयतन होता है इंटू 100। तो सबसे पहले संकुलन दक्षता कैलकुलेट करते हैं हम सरल घनीय संरचना में। तो सरल घनीय संरचना में अवयवी कणों की संख्या हमारे पास होती है 1, यानी कि सारे जो एटम होते हैं वो आपस में एक दूसरे से टच में रहते हैं। 8 कॉर्नर वाले एटम होते हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल अवयवी कणों की संख्या हमारे पास निकल के आती है 1। यहाँ पर A इज इक्वल टू है 2R। A क्या है यहाँ पे, A है एज लेंथ। तो एज लेंथ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, किसी भी दो एडजासेंट कॉर्नर वाले एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारी होती है एज लेंथ। यानी कि इन दो एटम को मैं इस तरीके से साइड में अज्यूम करूं तो ये इसका बीच वाला पार्ट है और ये इसका, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है रेडियस r। यहाँ से इस वाले एटम की भी कितनी हो जाएगी r। तो एज लेंथ a होती है किन्हीं भी दो एडजेसेंट एटम के बीच की दूरी। तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 2r। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है अवयवी कणों की संख्या इंटू अवयवी कणों का आयतन। तो अवयवी कणों की संख्या हमारे पास 1 है, अवयवी कणों का आयतन होता है 4/3 πr³ अपॉन यूनिट सेल का कुल आयतन डिवाइडेड बाय 100। यूनिट सेल का कुल आयतन होता है A³। A की वैल्यू फिर पुट करेंगे, A की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2R। पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 52.33%। तो संकुलन दक्षता का मतलब होता है कि एटम ने कितना पार्ट घेर रखा है। तो कितना पार्ट घेर रखा है 52.33 पार्ट तो उन्होंने घेर रखा है, यानी कि फिल्ड स्पेस तो हमारे पास हो जाएगा 52.33% और इसके कंपेयर में एम्प्टी स्पेस हो जाएगा हमारे पास 47.67। फिर सेकंड हम देखते हैं काहे केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन दक्षता, यानी कि बीसीसी की संकुलन दक्षता काफ़ी बार पूछी जाती है बीसीसी में और सरल घनीय में। बीसीसी की देखते हैं तो बीसीसी में कॉर्नर एटम है वो
जो एटम होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ किसी भी यूनिट सेल के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर पे तो 8 होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसका किसी के साथ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो अपना अकेला एक होता है। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या हमारे पास निकल के आती है 2। सेम वही पैटर्न रखेंगे, अवयवी कणों की संख्या इंटू अवयवी कणों का आयतन डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का कुल आयतन इंटू 100। तो अवयवी कणों का आयतन वही हो जाएगा, यूनिट सेल का कुल आयतन A³ होता है। अब बीसीसी में A की वैल्यू आ रही थी, ये हमने पिछले लेक्चर में निकाल लिया था। A की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 4r/√3। अब इस A की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 67.98%, यानी कि इसमें फिल्ड स्पेस तो होता है 67.98 और इसके कंपेयर में एम्प्टी पार्ट हो जाएगा 32%, यानी कि इस 0.98 को हम लगभग 68 के समथिंग ही मान लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा फील्ड पार्ट और ये हो जाएगा एम्प्टी पार्ट। थर्ड आता है एफसीसी की संकुलन दक्षता, फलक केंद्रित घनीय संरचना की संकुलन दक्षता। तो फलक केंद्रित घनीय संरचना में एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस भी प्रेजेंट होते हैं, और एक यूनिट सेल में हमारे पास 6 फेस होते हैं और हर एक फेस का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या हमारे पास निकल के आती है 4। तो अवयवी कणों की संख्या लिख देंगे, अवयवी कणों का आयतन है वो सेम रहेगा डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का कुल आयतन, यूनिट सेल का कुल आयतन होता है A³, और एफसीसी के टर्म में हमारे पास एज लेंथ यानी कि A की वैल्यू होती है 2√2r। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 74.02%, यानी कि हम इसको लगभग 74% ही मान के चलते हैं। मतलब एफसीसी का फील्ड स्पेस तो हो जाएगा 74% और इसमें एम्प्टी स्पेस हो जाएगा हमारे पास 26%। नेक्स्ट आता है एक कोशिका का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो जनरली घनत्व का फॉर्मूला होता है D = m/v। घनत्व इस बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा घनत्व = अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। अवयवी कणों की संख्या को शॉर्टली हम Z से भी डिनोट कर सकते हैं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अवयवी कणों की संख्या होती है 1। बीसीसी में Z की वैल्यू यानी कि अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 2, और एफसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 4। तो अवयवी कणों की संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं। एक कण का द्रव्यमान हमारे पास हो जाएगा m से डिनोट करेंगे, और आयतन हमारा होता है वॉल्यूम V। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1। अब हमें एक कण का द्रव्यमान निकालता है। एक कण का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? तो एक कण का द्रव्यमान निकाला जाता है मोलर द्रव्यमान, मोलर मास डिवाइडेड बाय आवेगाद्रो नंबर। तो मोलर मास को कैपिटल M से डिनोट कर दिया, आवेगाद्रो हो जाएगा Na शॉर्टली। अब इसका मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो m का मान समीकरण 1 में रखने पर m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा D = Z × m डिवाइडेड बाय Na × V। V क्या है यहाँ पर? यूनिट सेल का आयतन, और यूनिट सेल का आयतन हमारे पास कितना होता है A³। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पूरा यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा D = Z × m/Na × A³। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² kg/मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक संरचना बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ kg/m³ हो तो घनीय एकक कोशिका की प्रकृति ज्ञात करो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, और प्रकृति हम किससे ज्ञात कर सकते हैं? हम प्रकृति सिर्फ और सिर्फ ज्ञात कर सकते हैं Z से। अगर हमें अवयवी कणों की संख्या मालूम हो जाएगी तो हमें प्रकृति भी मालूम हो जाएगी कि ये BCC है, FCC है या फिर सिंपल क्यूबिक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ निकालना है Z। तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M हमारे पास 2.7 × 10⁻² kg/मोल दे रखा है। 405 पिकोमीटर क्या है? A³ है, लेंथ है इसका,
आयतन है, तो एक पिकोमीटर, इस पिकोमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा। एक पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। तो हम यहाँ पर पिकोमीटर में ना लेकर इसको मीटर में लेके चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी दे रखी है। अब सारी वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड को बराबर में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा DNA × A³ डिवाइडेड बाय m। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 400108643 × 10⁻⁸। तो हम इसको सिंपली 4.00 × 10⁸ × 10⁻⁸ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर कितना निकल के आए 4, और 4 अवयवी कणों की संख्या z है। यहाँ पे z इज इक्वल टू हमारे पास 4 निकल के आए। तो अवयवी कणों की संख्या z 4 किस में होती है, FCC में। तो इस एकल कोष्ठिका की प्रकृति हो जाएगी हमारी FCC। सेकंड क्वेश्चन है फिर चांदी के क्रिस्टल की संरचना FCC प्रकार की है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास z की वैल्यू पहले से ही दी हुई है। यदि कोष्ठिका के कोर की लंबाई a है 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर और डेंसिटी घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो चांदी का परमाणुिक द्रव्यमान ज्ञात करो। यानी कि यहाँ पर हमारे पास मास पूछ लिया गया, मोलर मास पूछा गया है कैपिटल M। तो कैपिटल M को बराबर में लेके जाएंगे तो सेम वही फॉर्मूला हो जाएगा D × A³ डिवाइडेड बाय z। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 106.59 लगभग 107 AMU के बराबर, यानी कि चांदी का द्रव्यमान हो जाएगा 107 AMU। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है अंतराकाशीय छिद्र या फिर रिक्तियाँ। तो ठोस गोलों के निबिड़ संकुलन यानी कि उनकी क्लोज पैकिंग के बाद भी कुछ छिद्र या रिक्तियाँ रह जाती हैं जिन्हें अंतराकाशीय छिद्र कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम हलवाई की दुकान में डब्बे में लड्डू पैक करते हैं, तो लड्डू रखने के बाद भी उन लड्डुओं के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है, थोड़ी थोड़ी जगह फिर भी उनमें खाली रह जाती है। तो उस खाली जगह को ही हम बोलते हैं अंतराकाशीय छिद्र या फिर रिक्तियाँ। तो ये रिक्तियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और अष्टफलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कैसे होती हैं कि 3 गोले हैं वो ट्रायंगल फॉर्म में नीचे रहेंगे और जो चौथा गोला है वो उसके जस्ट ऊपर रखे जाता है, यानी कि 3 लड्डू नीचे ऐसे रख दिए और जो चौथा लड्डू है वो इनके बीच में, और जो जहाँ पर ये जगह प्रेजेंट रहती है वहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके से वो एक चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। हम ये 11th क्लास में ये संरचना पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से अरेंज करने से वो एक चतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं और इसे नाम दे दिया जाता है फिर चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। सेकंड आता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ में 3 एटम हैं वो ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं, और बाकी के जो 3 एटम होते हैं उसके ऊपर वाले लेयर में वो उसके जस्ट अपोजिट रखे जाते हैं। 3 वाले तो ऐसे सीक्वेंस में रखे जाएंगे और जो ऊपर वाले लेयर के जो 3 एटम होते हैं वो उसके जस्ट अपोजिट, यानी 2 तो ऊपर हो जाएंगे और 1 नीचे जस्ट अपोजिट रखे जाते हैं। और इस प्रकार से ये हमारे पास बन जाती है अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना बनने से हो जाएगा अष्टफलकीय रिक्ति। देखो यहाँ पर एक छोटी सी जगह प्रेजेंट है, यानी कि मॉलिक्यूल को अरेंज करने के बाद भी जगह प्रेजेंट रहती है यहाँ पे, यही होती है हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है ठोसों में अपूर्णता। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी क्रिस्टलीय ठोस में जब अवयवी कणों की पंक्ति अथवा इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में अनियमितता पाई जाती है तो इसे ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ठोस यानी कि सॉलिड है वो इनकम्प्लीट कब हो, जब उसमें अवयवी कणों की पंक्ति है वो सही से ना हो, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो, अवयवी कण कम ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता है वो 2 प्रकार की होती है, परमाणुीय त्रुटि और सेकंड होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और परमाणुिक त्रुटि है वो परमाणु के कारण होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है परमाणुिक त्रुटि। जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता पाई जाती है तो इसे बिंदु त्रुटि या परमाणु त्रुटि कहते हैं, यानी कि एटम को लेकर जब उसमें त्रुटि या फिर दोष पाया जाता है उसे बिंदु त्रुटि या परमाणु त्रुटि कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक, और दूसरी होती है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यानी कि अरस समीकरण मितीय। तो स्टाइकियोमेट्रिक क्या होती है कि जब त्रुटिपूर्ण चालक में अवयवी कणों का अनुपात
यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात के अनुरूप हो तो उत्पन्न दोष रसमीकरणमीतीय दोष कहलाता है। यानी कि मान लो कि हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल में हमारे पास 10 एटम है, जिसमें से 5 प्लस 5 कैटायन के हैं और 5 एनायन के हैं। जब इससे क्रिस्टल बनता है दूसरा, उसमें भी अगर 10 के 10 ही परसेंट हो, 5 कैटायन 5 एनायन या फिर 4 कैटायन 4 एनायन, यानी कि न्यूट्रलिटी उदासीनता बराबर हो, तो उसे बोलते हैं रसमीकरणमीतीय दोष। यानी कि उनका जो अवयवी कणों का अनुपात है वो यौगिक के अणुसूत्र के अनुपात के जैसा ही हो, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो, उसे बोलते हैं रसमीकरणमीतीय दोष। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है रिक्तिका। रिक्तिका दोष होता है जब जालक का कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाए तो उसके स्थान पर एक रिक्तिका यानी कि होल बन जाता है। इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। पदार्थ को गर्म करने से यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष के उत्पन्न होने से घनत्व में कमी आती है। जैसे रिक्तिका दोष को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव से बना हुआ हमारे पास पूरा क्रिस्टल है, जिसमें कोई भी एक एटम है वो अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। तो अपनी जगह को छोड़कर बाहर चला जाएगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, यानी कि रिक्तिका बन जाएगी। इसे बोलते हैं रिक्तिका दोष। अब पॉजिटिव अगर बाहर जाता है तो पॉजिटिव के जाने से क्रिस्टल में नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, तो उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके पीछे पीछे एक नेगेटिव भी चला जाता है। ये होता है रिक्तिका दोष। सेकेंड आता है अंतराकाशी दोष। जब क्रिस्टल के अंतराकाश होता है कि क्रिस्टल में जो साइड में जो अवयवी कणों के साइड में जो जगह प्रेजेंट होती है ना, ये जो खाली जगह है वो होती है अंतराकाश। तो जब क्रिस्टल में अंतराकाश में कोई अवयवी कण समा जाए तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। तो ये हमारे पास पूरा क्रिस्टल था सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पर क्या है, कोई भी एक और अवयवी कण है, एक और एक्स्ट्रा पार्टिकल है, वो अंतराकाश में समा रहा है। तो अंतराकाश में समाने से एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब नेक्स्ट इन्हीं रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष के एग्जाम्पल हैं, जिसमें पहला आता है शॉटकी दोष। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। शॉटकी दोष है फ्रैंकल दोष। पहले शॉटकी दोष पढ़ते हैं। ये आयनिक यौगिकों में उत्पन्न रिक्तिका दोष है। ये एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। रिक्तिका दोष हमने अभी पढ़ा है कि धनायन कोई भी कैटायन है, पॉजिटिव पार्ट है, वो अपना जगह छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। फिर उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी जगह छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। तो शॉटकी दोष एक प्रकार का रिक्तिका दोष है। तो जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाए तो जालक को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए ऋणायन भी अपनी जगह छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं। तो इस दोष के उत्पन्न होने से क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाएगी, डेंसिटी है वो उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट भी निकल रहा है और नेगेटिव पार्ट भी उसके साथ साथ क्रिस्टल जालक से बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल के घनत्व में, डेंसिटी में कमी आ जाएगी। यह दोष जनरली उन यौगिकों में मिलता है जिसमें धनायन का आकार बड़ा हो, जिसमें कैटायन की साइज बड़ी होती है, उसमें मेनली शॉटकी दोष देखने को मिलता है। तो शॉटकी दोष का नॉर्मली छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, A+। सिस्टमेटिक तरीके से हमारा ये क्रिस्टल जालक अरेंज है, B-, एनायन, कैटायन, एनायन। तो यहाँ पर क्या आना था, कैटायन, यानी कि यहाँ पर होना था A+। यहाँ पर क्या होगा A+, यहाँ पर क्या आएगा B-, यानी कि एनायन। किसी भी नेगेटिव के जाने से उसकी उदासीनता, क्रिस्टल जालक की उदासीनता को बनाए रखने के लिए नेगेटिव पार्ट भी क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है। तो ये होता है शॉटकी दोष। दूसरा आता है हमारे पास अंतराकाशी दोष का एग्जाम्पल फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष है वो अंतराकाशी दोष का एग्जाम्पल है। तो अंतराकाशी दोष हमने पढ़ा था कि अवयवी कण है वो क्रिस्टल जालक से एकदम बाहर न जाकर क्रिस्टल जालक में उपस्थित अंतराकाश में समा जाता है, उसे बोलते हैं अंतराकाशी दोष। तो फ्रैंकल दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं कि जब कोई धनायन अपना स्थान छोड़ दे तो जालक में रिक्तिका दोष उत्पन्न हो जाता है, और यह धनायन यदि जालक के अंतराकाश में समा जाए तो जालक में अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि मान लो कोई भी कैटायन है वो क्रिस्टल जालक से अपना स्थान छोड़ दे, तो क्रिस्टल जालक से अगर स्थान छोड़ेगा तब तो वो रिक्तिका दोष कहलाएगा। अगर वो क्रिस्टल जालक से बाहर ना जाकर वहीं के वहीं उसी स्थान पे समा जाए, अंतराकाश में समा जाए, तो वो अंतराकाशी दोष होता है। और अंतराकाशी दोष
आयनिक यौगिकों में उत्पन्न इस प्रकार का दोष फ्रैंकल दोष कहलाते हैं, यानी कि अंतराकाशी दोष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रैंकल दोष। यह दोष उत्पन्न होने से पदार्थ का घनत्व अप्रभावित रहता है। इसमें घनत्व में कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो इसमें कैटायन निकलता है वो क्रिस्टल जालक से बाहर ना जाकर वहीं अंतराकाश में ही समा जाता है, इसलिए उसकी डेंसिटी है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। यह दोष छोटे आकार वाले धनायनों के यौगिकों में पाया जाता है। यह दोष है वो उन आयनों में मिलता है जो स्मॉल साइज के कैटायन होते हैं, उन यौगिकों में ज़्यादा मिलता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr एंड AgI, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है AgBr। एग्जाम में भी पूछा जाता है, जनरली प्रैक्टिकल्स में भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष प्रेजेंट हो। तो नोट के तौर पे AgBr में शॉटकी दोष तथा फ्रैंकल दोष दोनों पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है एरस्मीगढ़-मिथिय, यानी कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जब त्रुटिपूर्ण जालक में अवयवी कणों की संख्या का अनुपात अणुसूत्र में उपस्थित अनुपात के अनुरूप ना हो तो इसे एरस्मीगढ़-मिथिय दोष कहते हैं। यानी कि हमने एग्जाम्पल लेके चले थे कि हमारे पास कोई क्रिस्टल है जिसमें से 5 कैटायन है और 5 एनायन है। जब इससे कोई जालक बनेगा तब उसमें ये पूरे के पूरे 10 नंबर नहीं हो, या तो 6 प्लस हो जाएं, 4 नेगेटिव हो जाएं, या फिर हमारे पास 4 प्लस हो जाएं, 6 नेगेटिव हो जाएं। यानी कि अनुपात है वो आयनों अवयवी कणों का अनुपात है, जब वो एक जैसा नहीं रहे तो उसे बोलते हैं एरस्मीगढ़-मिथिय दोष। एरस्मीगढ़-मिथिय दोष वो दो प्रकार का होता है। पहला आता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। तो धातु आधिक्य दोष होता है जिसमें धातुओं की अधिकता हो जाएगी और धातुओं पे चार्ज होता है पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या होगा कि कैटायन हैं वो ज़्यादा नंबर में होंगे। तो धातु आधिक्य दोष है जब यौगिक में अणुसूत्र में उपस्थित अनुपात की तुलना में धातु धनायन की संख्या बढ़ जाए तो इसे धातु आधिक्य दोष कहते हैं। यानी कि इसमें कैटायन की संख्या बढ़ जाती है। यह दो प्रकार का होता है। अब कैटायन की संख्या दो प्रकार से कैसे बढ़ सकती है, यानी कि क्रिस्टल जालक में नेगेटिव के कंपेयर में पॉजिटिव कब इंक्रीज हो सकते हैं। पॉजिटिव दो तरीके से इंक्रीज हो सकते हैं कि या तो आप नेगेटिव को हटा दो तब हमारे पास पॉजिटिव इंक्रीज हो जाएंगे, या फिर आप किसी पॉजिटिव को ऐड कर दो तब हमारे पास पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से बताया है कि धातु आधिक्य दोष है वो दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला आता है ऋणायनिक रिक्ति के कारण कि क्रिस्टल जालक से कोई भी नेगेटिव है एटम है, एनायन है, वो अपनी जगह छोड़कर बाहर चला जाए। तो ऋणायनिक रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष, ये दोष क्षारकीय हैलाइड यानी कि क्षार धातुओं के हैलाइड में पाया जाता है। और क्षार धातुएं हमारे पास होते हैं वर्ग फर्स्ट के तत्व, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सारे तत्व आते हैं, वो होते हैं हमारे पास क्षार धातुएं। तो उनके हैलाइड में जनरली यह दोष देखने को मिलता है। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया है कि हमारे पास कोई भी NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है यानी कि Na+ और Cl- दोनों चार्ज प्रेजेंट है। जब इस NaCl के क्रिस्टल को किसी सोडियम की वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, मान लो कि ये हमारे पास पूरा NaCl का क्रिस्टल है। जब इस NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वाष्प में गर्म किया जाता है तो जो सोडियम परमाणु होते हैं वो इस पूरे क्रिस्टल की सरफेस पे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे पूरी सरफेस पे जमा हो जाते हैं। तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाते हैं और क्रिस्टल में उपस्थित क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर जो मैंने B- कर रखा है ये क्या है, क्लोराइड आयन Cl-। तो क्रिस्टल में उपस्थित क्लोराइड इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस बनाते हैं। इन पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी इन पे एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके आपस में क्लोरीन गैस बना लेते हैं और ये क्लोरीन गैस है वो इसके सरफेस पे जो उपस्थित है सोडियम परमाणु उससे ऐड हो जाती है और क्लोराइड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन उसके स्थान पर समा जाते हैं। जो ये B- यानी कि क्लोराइड माइनस थे वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन गैस बना रहे थे और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो उनकी जगह पे समा जाते हैं। जो कि Cl तो है वो तो बाहर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही, जो Cl हैं वो तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बाहर निकल जाते हैं जालक से और उसकी जगह कौन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन युक्त
ये छिद्र ही कहलाते हैं एफ केंद्र। एफ जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द फोरबेन जेंटर से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द फोरबेन जेंटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रंग। तो इस एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण ही कोई भी क्रिस्टल जालक है वो हमें रंगीन दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख भी रखी है, नापी गुलाल के बके है। शॉर्टली लिख रखी है, आप अपने तरीके से इसको कैसे भी याद कर सकते हो। नापी यानी कि Na ना पी यानी कि NaCl क्रिस्टल है वो पीला होता है। गुलेल, गुलाबी को मैंने कर दिया गुलेल, एल को ले लिया ल, गुलेल यानी कि LiCl क्रिस्टल है वो गुलाबी होता है। के बके, के यानी कि KCl का मैंने स्टार्टिंग का लिया है, के बके यानी कि बैंगनी रंग, तो KCl का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। तो ऋणायनिक रिक्ति के कारण क्या है कि कोई भी नेगेटिव है वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और खुद क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, और जो वो जगह छोड़ के जाता है उसकी जगह उसी के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन है वो उसकी जगह ले लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन युक्त यह छिद्र ही एफ केंद्र कहलाता है। एफ जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द फोरबेन जेंटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कलर। तो इसी एफ केंद्र के कारण कोई भी क्रिस्टल जालक है वो कलरफुल या फिर रंगीन दिखाई देता है। तो धातु आधिक्य दोष में हमारा पहला हो गया था कि ऋणायन की रिक्ति हो तब हमारे पास धातु एक्स्ट्रा हो सकती है। दूसरा आता है कि अंतराकाश में धातु धनायन समाने से, कि उसी अंतराकाश में, अंतराकाश मैंने बताया था कि क्रिस्टल जालक के बीच बीच में जो ये जगह प्रेजेंट होती है वो अंतराकाश होती है। तो अंतराकाश में धातु के समाने से भी हमारे पास धातु एक्स्ट्रा हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी ये क्रिस्टल जालक है पूरा NaCl का ही मान के चलते हैं, मैंने शॉर्टली A+ और B- से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पर इस पूरे क्रिस्टल जालक में अंतराकाश में धातु है वो समा जाती है A+। अब इस पूरे क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ इस क्रिस्टल जालक में समा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ यौगिक जैसे जिंक ऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे सफ़ेद होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें गर्म किया जाता है वो पीला हो जाता है। जिंक ऑक्साइड है वो रूम टेम्परेचर पे तो वाइट होता है, लेकिन थोड़ी सी उसे हीट देने पर वो येलो कलर का हो जाता है। येलो कलर का क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही उसे हीट दी जाती है वो जिंक ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है जिंक 2+ में, ऑक्सीजन में, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है वो जिंक ऑक्साइड से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस क्रिस्टल जालक में समा जाते हैं, और क्रिस्टल जालक में समाने के कारण पीछे हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल जालक में समाने से वहाँ पर क्या बन जाता है? एफ केंद्र, यानी कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमें यौगिक रंगीन दिखाई देता है। पहले तो जिंक ऑक्साइड क्या था? रूम टेम्परेचर पे सफ़ेद, लेकिन जैसे उसे गर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इस क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में समा जाते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमें यौगिक वो रंगीन दिखाई देता है, अर्थात जिंक ऑक्साइड है वो थोड़ा सा गर्म करने के बाद हमें पीला दिखाई देता है। फिर सेकंड आता है धातु न्यूनता दोष। पहला हमारा हो गया था धातु आधिक्य दोष कि मेटल है वो ज़्यादा एक्सेस में प्रेजेंट हो। सेकंड आता है धातु न्यूनता दोष, मेटल है वो कम एक्सेस में प्रेजेंट हो। तो मेटल कम एक्सेस में कैसे प्रेजेंट हो सकती है? कि वहाँ से कोई भी कैटायन हो वो नंबर में कम हो, या फिर दूसरा है कि ऋणायन है वो ज़्यादा हो। तो पहला आता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष में हमारा फर्स्ट आता है धनात्मक रिक्ति दोष। अब इस पूरे क्रिस्टल जालक में, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है A+, B-, A+, B-, तो अभी तक हमने A+, B- को एज्यूम किया था NaCl के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम इसका एग्जांपल लेके चलेंगे। Fe फेरोक्साइड ले लो या फिर FeS ले लो। तो जो Fe आयरन होता है वो 2 स्टेट में प्रेजेंट होता है, फेरस स्टेट में भी और फेरिक स्टेट में भी। यानी कि Fe जो है वो Fe2+ स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और Fe3+ में भी, फेरस में भी प्रेजेंट होता है और फेरिक में भी। तो जहाँ पर ये जो A+ मैंने पूरे क्रिस्टल में A+ लिखा है वहाँ पर हम Fe2+ मान के चलेंगे।
जहाँ पर भी A+ है वहाँ पर हम Fe2+ मान के चलेंगे, और जहाँ पर B- है वहाँ पर तो हो ही जाएगा। अगर आप Fe होगा एग्जाम्पल ले रहे हो तो O ऑक्साइड हो जाएगा, और अगर आप फेरस सल्फाइड का एग्जाम्पल ले रहे हो तो सल्फाइड आयन हो जाएगा। बट हम A+ को यहाँ पर पूरे क्रिस्टल में Fe2+ मान के चल रहे हैं। तो मान लो कि 3 जगह से, यहाँ से और यहाँ से, 3 जगह से ये फेरस एटम है वो गायब हो रहा है। 3 जगह से मान लो कि Fe2+ है वो गायब हो रहा है, तो टोटल चार्ज कितना गायब हो रहा है? 6+ गायब हो रहा है। अब 6+ की जगह हमें इसमें एक और धनायन फिट करना है। यहाँ पर मान लो कि फेरस गायब हो रहा है और हमें यहाँ पर फेरिक लाना है जिस पे चार्ज होता है 3+ का। तो हमें उदासीनता बनाए रखने के लिए हमें 3 तो नहीं चाहिएंगे, हमें यहाँ पर कितने चाहिए? 2 फेरिस एटम, 2 फेरिक एटम चाहिएंगे। तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा? 6+। यानी कि जब धनायन हटा रहे हैं तब तो हमें 3 खाली कर रहे हैं, हम 3 खाली कर रहे हैं। तो 3 Fe2+ है वो क्रिस्टल जालक से बाहर निकाल रहे हैं, और उसके जगह जब फेरस की जगह हम फेरिक फिट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 2 ही जगह फिट कर पाएंगे, एक जगह हमारे पास क्या रहेगी? खाली रहेगी। तो पूरे इस क्रिस्टल जालक में इस एक जगह को खाली उसी तरीके से दिखाया गया है। कुछ यौगिक शुद्ध रस स्मिगरमितीय अनुपात में प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी कि प्योर फॉर्म में उसी अनुपात में प्राप्त नहीं किया जा सकते। जैसे कि आयरन ऑक्साइड FeO वो 0.95, 0.93, 0.96 के रूप में भी पाया जाता है। अब इसमें मतलब क्या है? जैसे कि देखो, हम सिंपली FeO को लिखते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन के भी 1 मोल है और Fe के भी 1 मोल प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या लिख रखा है कि Fe 0.95 और ऑक्सीजन सीधे। तो इस कंडीशन में ऑक्सीजन का तो 1 मोल है, और ऑक्सीजन के 1 मोल के कंपेयर में आयरन के हमारे पास मोल है 0.95। तो ये 3 फॉर्म में मिल सकता है, 0.95, 0.93 एंड 0.96। जब जालक से एक Fe2+ का निष्कासन होता है तो कोई 2 निकटवर्ती Fe2+ का रूपांतरण है वो Fe3+ में हो जाता है। मैंने अभी बताया था कि मान लो आप क्रिस्टल जालक से Fe2+ बाहर निकाल रहे हो और उसकी जगह Fe3+ यानी कि फेरस आप बाहर निकाल रहे हो और उसकी जगह फेरिक फिट कर रहे हो, फेरिस डाल रहे हो उसकी जगह, तो उसमें क्या हो जाएगी? एक रिक्ति खाली रह जाएगी, यानी कि एक जगह पे धातु की कमी हो जाएगी। तो आयरन सल्फेट में भी इस प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है, और यहाँ उपस्थित फेरस और फेरिक के मध्य लगातार इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता रहता है, जिसके कारण धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। इलेक्ट्रॉन के आपस में लेन देन के कारण धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है, और वह धात्विक चमक है वो सोने के जैसी होती है। तो सोने की जैसी चमक उत्पन्न होने के कारण FeS को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? मूर्खों का सोना आयरन सल्फेट को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन सल्फेट में फेरस और फेरिक के मध्य इलेक्ट्रॉन का लगातार लेन देन चलता रहता है, जिसके कारण धात्विक चमक उत्पन्न होती है। धात्विक चमक उत्पन्न होने से उसमें सोने की जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आयरन सल्फेट को FeS को मूर्खों का सोना कहते हैं। सेकंड आता है कि धातु न्यूनता दोष किसके कारण हो सकता है? धातु न्यूनता दोष हो सकता है ऋणायन के आधिक्य के कारण, कि ऋणायन पार्ट ज़्यादा हो। पूरा क्रिस्टल जालक है वो पॉजिटिव नेगेटिव से बना हुआ है। जब कोई ऋणायन आधिक्य यानी कि कोई भी ऋणायन है वो उस अंतराकाश में समा जाए, तो अंतराकाश में समा जाएगा तो नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, और इसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए किसी भी एक धातु पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाएंगे। सब पे A+ है। अंतराकाश में नेगेटिव आयन ज़्यादा होने के कारण किसी भी एक धातु पर है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाएगी। तो जब अंतराकाश में कोई अतिरिक्त ऋणायन समा जाए तो भी यौगिक में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए किसी अन्य धातु के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इस धातु के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो गई। सामान्यतः यह दोष नहीं पाया जाता है, यह दोष बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो नेगेटिव हैं वो बड़े, यानी कि ये ऋणायन हैं,
ये बड़े आकार के होने के कारण कभी भी अंतराकाश में नहीं समा पाते, इसलिए यह जो दोष है ऋणायन के आधिक्य के कारण जो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है वह बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है तीसरा दोष, अशुद्धता दोष। तो दो हमारे हो गए थे, स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और तीसरा आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का मतलब होता है कि हमने NaCl का पूरा क्रिस्टल लिया, उस NaCl के क्रिस्टल में किसी दूसरी धातु मिक्स कर दी जाए, यानी कि पूरे NaCl के क्रिस्टल में हमने क्या मिक्स कर दिया, स्ट्रोंशियम मिक्स कर दिया। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होता है उसे अशुद्धता दोष कहते हैं। जब गलित NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाई जाती है तो एक Na सोडियम आयन के स्थान पर एक स्ट्रोंशियम आयन समा जाता है। स्ट्रोंशियम यानी कि Na का तो ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +1, स्ट्रोंशियम का ऑक्सीकरण अंक होता है +2। तो एक स्ट्रोंशियम को क्रिस्टल जालक में ऐड करने के लिए हमें कितने Na हटाने पड़ेंगे, 2 Na हटाने पड़ेंगे। तो एक तो यही हो गया जिसकी जगह इसने ले रखी है, और एक यहाँ से हम Na हटा देंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1, इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, जबकि स्ट्रोंशियम का ऑक्सीकरण अंक +2 होता है। तो इस क्रिस्टल जालक में सोडियम की जगह स्ट्रोंशियम फिट करने के लिए हमें 2 सोडियम को हटाने पड़ेंगे। तो एक स्ट्रोंशियम यहाँ से हटा दिया और एक स्ट्रोंशियम यहाँ से। अब जो देखते हैं, अब पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी है वो बराबर है। चूंकि स्ट्रोंशियम का ऑक्सीकरण अंक 2+, जबकि सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, इसलिए जब एक स्ट्रोंशियम समाता है तो जालक से 2 सोडियम आयन निकलते हैं, जिसके कारण जालक में रिक्ति बन जाती है, ये जगह खाली हो जाती है, जिनकी संख्या स्ट्रोंशियम आयनों की संख्या के बराबर होती है। इसके दूसरा एग्जाम्पल हम AgCl भी ले सकते हैं, जिसमें Ag पे भी, सिल्वर पे भी क्या चार्ज प्रेजेंट होता है, +2% होता है, और कैडमियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास दोष निकल के आता है इलेक्ट्रॉनीय दोष। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था बिंदु दोष या परमाणुीय दोष, दूसरा था इलेक्ट्रॉनीय दोष। परमाणुीय दोष परमाणु के कारण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉनीय दोष है वो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। तो परम शून्य ताप पर क्रिस्टल के सभी इलेक्ट्रॉन आध्य अवस्था में होते हैं, यानी कि सारे सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज रहते हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वे अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में घूमने लगते हैं, जिससे जालक है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है और इलेक्ट्रॉनीय दोष उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी भी क्रिस्टल को टेम्परेचर नहीं देते तो सारे इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्टेट में आराम से रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर देने लगते हैं वो इधर उधर मूव करने लगते हैं, पूरे जालक में घूमने लगते हैं, और इधर उधर मूव करने के कारण पूरा जालक है वो त्रुटिपूर्ण हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनीय दोष कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर जालक में गमन करता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थान पर धनात्मक छिद्र बन जाता है। जब क्रिस्टल जालक से इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल जालक में घूमेगा तो उसकी जगह एक छिद्र बन जाता है, और उस छिद्र को नाम दिया जाता है धनात्मक छिद्र। तो इस प्रकार जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा छिद्रों की संख्या बराबर होती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते जाएंगे उनकी जगह पर छिद्र बनते जाएंगे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक छिद्रों की संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं। वर्ग 14 के तत्व जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में यह दोष उत्पन्न होने से उनमें चालकता का गुण आ जाता है। तो ठोसों में अपूर्णता आपका पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ठोसों में चालकता और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन सॉलिड, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।